मुझे लगता है अगर एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन के बराबर समय खाता है और बन भी जाता है तो मुझे लगता है वो घाटे का सौदा है, क्योंकि 8 नंबर तो आपने एक्चुअली लूज कर दिए। बैकलॉग वही लोग पूरा कर पाते हैं जो नया बैकलॉग क्रिएट नहीं करते। उनका बैकलॉग हमेशा खत्म होता है, और जो बैकलॉग कवर करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट करते हैं उनके बैकलॉग्स बढ़ते हैं। अगर उसने A to Z सब कुछ पढ़ा है तो मेंस बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई सी चीज की डेप्थ थोड़ी कम भी है तो मुझे लगता है कंपनसेट हो जाएगी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आज के एपिसोड में आपका। और आज के एपिसोड में हमारे साथ चौहान सर जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह चौहान सर। और लगभग सर को 22 साल का एक्सपीरियंस है, सर है ना, 23वां चल रहा है। और अगर इंडिया के कुछ केमिस्ट्री टीचर में गिना जाए तो सर का एक नाम आता है, और काफी सालों से सर इस फील्ड में अपना योगदान देते हुए आ रहे हैं। आज हम सर से जानेंगे कि सर की जर्नी कैसी रही, और सर आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो कि आपको यहाँ से सीखना है। तो सर कैसी जर्नी रही आपकी? बहुत शुरुआत से बताता हूं आपको। 8 अप्रैल 2000 से हमारी ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। भोपाल स्टेशन पर पहली बार उतरे थे हम, और हमने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट भोपाल में ज्वाइन किया था, और वहां से एक्चुअली वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था टीचिंग का। सुना था कि इसमें बड़ी मेहनत है, बड़ी मशक्कत है, ऐसा लगता था कि जैसे मतलब कैसे करेंगे, पर शौक बहुत था पढ़ाने का। गए, जब शुरुआत करी हमने तो सबसे पहला, मतलब इसे खुशकिस्मती भी कह लो और मेरे लिए एक कठिन वक्त भी कह लो, कि सबसे पहला वक्त जब हम पढ़ाने गए तो उस समय वो बैच, उस समय प्री और मेंस करके हुआ करता था जेई में, तो प्री हो चुका था और क्वालिफाइड बच्चे थे, और हमको पढ़ाने का जब मौका मिला था पहली बैच में तो वो बच्चे प्री क्वालिफाइड बच्चे थे। एक नया टीचर जिसको सिर्फ ये पढ़ाने का शौक था, एक जज्बा तो था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसमें एक्चुअली क्या है। पढ़ाना शुरू किया तो आप सोच सकते हो कि एक प्रिपेयर्ड बच्चे को, जो कि ऑलरेडी एक बड़े नंबर में से सिलेक्ट होके आपके सामने होता है, उसको पढ़ाने का अनुभव कैसा होता है। वो टाइम बहुत चैलेंजिंग टाइम था। मतलब मैं अपने हिसाब से आज का अगर एक्सपीरियंस बोलूं तो बहुत अच्छा टाइम था। एक टीचर के लिए सबसे खूबसूरत वक्त वही होता है जब वो चैलेंजेस फेस कर रहा होता है। होता क्या है कि उस समय हमें आता कम था, लेकिन बताने की इच्छा बहुत थी, और सीखते 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 एक टीचर, वैसे भी आप भी ये बात मानोगे कि एक टीचर बनता ही एक्चुअली बच्चों के उस एफर्ट से है जो वो उसे लगातार थकाते हैं। और सर इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो उनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। मेरा तो ये मानना है पंकज सर कि बच्चे अपने से हमेशा ज्यादा स्मार्ट होते हैं, बस हमारा अनुभव थोड़ा ज्यादा होता है। पर अगर देखा जाए तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, हमारा उसी में एक्सपर्टाइज हो जाता है, और वो बच्चा साइमल्टेनियसली 3-4 सब्जेक्ट्स हैंडल कर रहा होता है, और तीनों में एक्सेल करना उसकी चॉइस होती है। आप सोचो कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम उसके 1/3 पे वर्क कर रहे होते हैं हार्डली। हमारा एक्सपर्टाइज होता है, हमारे पास एक ही सब्जेक्ट को रिगरसली वर्क करने का मौका होता है, और एक बच्चे को उन तीनों में एक्सेल करना होता है। तो डेफिनेटली वो जो समय था, उस समय में उन बच्चों ने हमको बहुत सिखाया। सीखते 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 अब आज आपके सामने हैं एक लंबे दौर में बहुत से अच्छे अच्छे रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 6, हम बहुत से बच्चे पढ़ाए। और सबसे पहला बच्चा जो पढ़ाया था वो ऑल इंडिया रैंक 13 था, आलेख अग्रवाल। और एक लंबे दौर में हमने एक बात सीखी कि अगर ये बच्चे आपको नहीं थकाए तो शायद आप टीचर भी ना बन पाए। ये वो बच्चे हैं जो हमें बताते हैं कि हमें एक्चुअली अब क्या करना है। उस समय तो हमें भी नहीं मालूम था कि मुझे और क्या करना है। हर रोज बताते थे हम, ऐसा लगता है ना एक टीचर जैसे एक बच्चे को होमवर्क देता है, हमें उस समय उल्टा लगता था कि जैसे बच्चे मुझे रोज होमवर्क देते हैं और मुझे ऐसा करना है। और फिर वो रिग्रेस एफर्ट्स, ऑब्वियसली आज हम इस मुकाम पर हैं तो डेफिनेटली उसमें बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम अच्छे टीचर बनते भी तभी हैं जहां तक मुझे लगता है जब मुझे ये मालूम होता है कि बच्चा हमसे क्या चाहता है, और यही समझने में हमारा इतना समय गुजर जाता है। हमारा हर रोज रिफाइनिंग होता ही इस वजह से है कि हमें एक और दिन ये पता चलता है कि अच्छा ये भी होता है क्या जिस बच्चे को पूछना होता है। तो हम धीरे धीरे ये जानते हैं कि बच्चे को ये भी जानना है, बच्चे को मेरे से ये भी जानना है, और धीरे धीरे करके हम समझ जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स बच्चा हमसे क्या जानना चाहता है। मतलब कई बार बच्चा
हमें भी सिखा देता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर साल सेम डाउट पूछते हैं, कुछ बच्चा ऐसा भी आता है कि जो अलग टाइप का डाउट पूछता है सेम सवाल में। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है पंकज सर, कई बार क्या, मतलब हर बार बच्चा हमें सिखा ही जाता है। मतलब अगर हम प्रिपेयर होते हैं तो बच्चों के उन्हीं नए नए सवालों से, क्योंकि हमारे सामने एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, आप भी जानते हो, शुरुआती दौर में वो एक पढ़ के रिगरस एफर्ट से वो चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर हमें जो सीखना होता है ना, वो बच्चे ही सिखाते हैं, क्योंकि हर रोज वो हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करते हैं, हर रोज एक नई प्रॉब्लम लेके आते हैं। कोई ना कोई हमेशा अच्छा बच्चा आपके सामने एक ऐसी प्रॉब्लम लाके जरूर रखता है जिसपे आपको एक बार सोचना होता है ईमानदारी से कि अच्छा हमने यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया है। और फिर धीरे धीरे करके आपकी एक टाइम के बाद डेफिनेटली वो स्टेज आती है। पर मुझे नहीं लगता कोई टीचर कभी परफेक्ट फील करता होगा, क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि जब हम लोग, अभी आपको याद हो कि जब हम लोग एडवांस के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि हाँ यार, अगर बच्चे ने किया होगा तो बच्चे ने बहुत अच्छा किया होगा। अच्छा, मतलब दिमाग लगाया इस सवाल में, उसने सोचा है कि जो क्वेश्चन करवाना चाह रहा है। इसका मतलब होता है कि उस सवालों में, उन सवालों को करने के लिए वो पोटेंशियल बच्चे में अगर है और हम आज भी ये फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि हम आज भी सीख ही रहे हैं। जी सर। सर अभी जैसे हम देखें, बच्चा जब तैयारी करता है तो सर दो टाइप के एग्जाम बच्चा फेस कर रहा है अभी, एक तो जेई और एक नीट। तो सर ये दोनों एग्जाम किस तरीके से अलग हैं? जेई का एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है पढ़ने का, नीट का एक अलग तरीका है पढ़ने का। तो आप जेई और नीट वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि आप जेई की तैयारी? एक्चुअली बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये, बच्चों के हिसाब से बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर मैं जेई सेगमेंट की बात करूं तो जेई सेगमेंट में थोड़ा सेलेक्टिव होना, मतलब मुझे लगता है ज्यादा अच्छा डिसीजन है। डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना कवर कर पा रहा है। देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। अपने पढ़ाने के दौर में आपने भी अनुभव किया होगा और मैं भी एक्सपीरियंस करता हूं कि आप एक पर्टिकुलर क्रस्ट को हटाकर अगर बात करें, कुछ ऐसे कैपेबल होते हैं जिनको सब कुछ कर लेते हैं और उनके पास समय भी बच जाता है। पर बहुत बड़ा चंक ऐसा होता है जो कि अच्छा होता है, पर फिर भी आप जानते हो सिलेबस वाइड होता है, चीजें ज्यादा होती हैं, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के पास ये प्रॉब्लम आती है कि क्या हम सब कुछ उसी लेवल पर, उसी डेप्थ में कवर कर लें क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता होगा कि हर एक चैप्टर पे बच्चा उतना ही कमांड करे, ऑब्वियसली नहीं होता, जैसे कुछ पसंद होता है उसको। सही बात है। हाँ, तो उसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि मेरा मानना है कि जेई में दो पार्ट हैं हमारे, एक है मेंस और एक है एडवांस। जो मेंस वाला पार्ट है उसमें तो मैं बच्चे को सजेस्ट करता हूं, मतलब अगर आप मतलब केमिस्ट्री की बात करें, आप स्वयं चूंकि उस सब्जेक्ट में माहिर हैं, तो आप ये बात मानेंगे कि मेंस को कवर करने के लिए हमको लगता है वाइड कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ डेप्थ कवरेज। अगर उसने A to Z सब कुछ पढ़ा है तो मेंस बहुत अच्छा कर सकता है। अगर कोई सी चीज की डेप्थ थोड़ी कम भी है तो मुझे लगता है कंपनसेट हो जाएगी अगर उसने वाइड, जैसे आप देखो ना अपने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप नोटिस करेंगे कि ये ज्यादातर कोचिंगों में ज्यादातर बच्चे इवन इसे अवॉइड कर जाते हैं। अच्छा, आप सोचिए कि अगर आप पूरे बुक की थिकनेस देखें तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है ना, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते और बच्चे उसे अपने आप से पढ़ते नहीं हैं, तो वो एक इनर्ट सा, एक अनटच्ड सा पार्ट रह जाता है। मतलब 16 से 20 नंबर आपके इन सब से कम हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। अगर हम पिछले 5 साल के मेंस के पेपर उठा लें तो शायद कभी भी ऐसा हुआ हो जब मेंस में इन टॉपिक से एक एक सवाल अपने को ना मिला हो। और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है सर, पूरा मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इन टॉपिक्स में, इन टॉपिक्स का मुझे तो लगता है मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फिजिकल, न्यूमेरिकल को अगर हटा भी दें तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर बच्चे को अभी, मतलब मेरे से बहुत ऑनेस्ट डिसीजन पूछो कि अगर वो मेरा बच्चा होता और मुझे सजेस्ट करना होता तो मैं सिर्फ यही बोलता कि मेन से पहले तो आपको एनसीईआरटी कम से कम 4 बार, और अगर एब्रप्ट शब्दों में बोलो तो घोट लेनी चाहिए सीरियसली। उसे आप अगर पूरा कवर कर लेते हैं मतलब मेंस आपका अच्छा हो जाता है। अब दूसरा पार्ट आता है एडवांस का, तो मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपका पहला मेंस, दूसरा मेंस, जैसी भी आपका टाइम टेबल बन पाया हो, जैसा भी आपने ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर पाया हो, आपके पास बीच का समय मेन से एडवांस का इतना रहता है कि आपके अगर पढ़े हुए कॉन्सेप्ट हैं
यू कैन टेक इट इन डेप्थ। आराम से आप डेप्थ कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ तो सब रखा ही होता है। हम आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस एक उसी समय अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप वाइड कवरेज में ध्यान नहीं देते हो। फिर वही बात जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, सबका एक फेवरेट टॉपिक होता है। हाँ, एक फेवरेट होता है। और जेईई एडवांस में तो वैसे भी सर डेप्थ में मतलब काफी मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं। एग्जैक्टली, उसमें कोई एक टॉपिक होता भी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर एडवांस की अगर बात की जाए तो मेन से एडवांस के बीच हमारे पास अच्छा समय रहता है। स्मार्ट डिसीजन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहता हूं कि पहले मेंस फोड़ लो। अभी भी आप मानेंगे कि मेंस में ऐसे कई कॉलेजेस हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सही, मुझे लगता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिले और आईआईटी का कोई नीचे का ब्रांच किसी कॉलेज में मिले तो बच्चा प्रीफर करता है। क्यों ना करे, पर ये तो मेंस से ही मिलता है। सही बात। तो क्यों ना मेंस बहुत अच्छा किया जाए, है ना। और रही बात है नीट की, नीट बहुत अलग टाइप का सेगमेंट है इसके कंपैरिजन में। नीट में हमने एक जो मतलब पर्सनली एज ए टीचर फील किया है कि कई बार हम कोचिंग संस्थानों में देखते हैं और जगहों पर देखते हैं बच्चे कुछ ज्यादा ही बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि उसमें बाउंड्री क्रॉस करने की जरूरत है। अगर उसमें मतलब हम अपने सिलेबस की बाउंड्रीज को पकड़ के रखें, कभी भी ऐसा नहीं देखा कि नीट का पेपर बहुत कठिन आता हो। नीट के पेपर में हमेशा वाइड कवरेज और स्मार्ट अटेम्प्ट बहुत मायने रखता है। बहुत जल्दी भी क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम बचाना, स्पीड, स्मार्ट डिसीजन। एक क्वेश्चन गलती से कोई थोड़ा कैलकुलेटिव हो भी गया, मुझे नहीं लगता उस पर आपको बहुत वक्त देना चाहिए। एक क्वेश्चन को दरकिनार कीजिए और तेजी से आगे बढ़िए, पलट कर सोचिए, वरना उस क्वेश्चन के चक्कर में शायद आप 3 क्वेश्चन लूज कर जाएं। सही, शायद आप 3 क्वेश्चन अपने लूज कर जाएं। तो जो अपना मेडिकल सेगमेंट है, जो हमारा नीट सेगमेंट है, उसमें हम ऐसा समझते हैं हमें बाउंड्रीज पकड़ के रखना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें अपनी एक्यूरेसी, हमें अपनी स्पीड, इन पर ध्यान देना चाहिए। और हमें एग्जाम टेम्परामेंट के हिसाब से बहुत स्मार्ट एनफ होना चाहिए। मतलब अगर आप घबराए तो स्पीड खो जाएगी, एक्यूरेसी खो जाएगी। अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट किया, आप उस पे अटक गए, कई बार तो होता है बच्चे को ईगो जैसा हो जाता है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझसे कैसे नहीं बना, मैं तो बनाऊंगा, बना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का ही है। तो मुझे लगता है अगर एक क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन के बराबर समय खाता है और बन भी जाता है तो मुझे लगता है वो घाटे का सौदा है, क्योंकि 8 नंबर तो आपने एक्चुअली लूज कर दिए, बिकॉज यू कैन नॉट गेट दैट टाइम। सो इसमें इस तरीके से हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम के बारे में, अब ये जब बच्चा तैयारी करता है इसकी तो वो टेस्ट भी देता है, एआईटीएस भी देता है, तभी अभी जैसी चीजें आपने बताई हैं कि स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीजें कैसे डेवलप करता है बच्चा टेस्ट से और एआईटीएस से, तो मतलब टेस्ट और एआईटीएस का कितना इंपॉर्टेंस है? सर, मुझे लगता है कि ये मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे सुनेंगे सब लोग, मानेंगे बहुत कम लोग। और मतलब ये लंबे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। टेस्ट वो चीज है ना जो आपको हमेशा क्या प्रिपेयर करना है और क्या गलती हो रही है बताता है जी। लोग शायद इसे अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं। दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन। ये तो आप मान के चलिए कि आप तैयारी का पार्ट है। जैसे सिलेबस कवर करते हो ना, वैसे ही टेस्ट देना भी उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है आपकी एक्यूरेसी डेवलप करने का। आप सोचते रहिए मन में एक्यूरेसी कैसे डेवलप होगी, करके देखेंगे और गलती करेंगे, सीधी बात है। दूसरी बात, आपका टेम्परामेंट मेंटेन होता है। जैसे आपको घबराहट की आदत है, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं कि अगर शुरू के 2-3 क्वेश्चन उनको ऐसे लग गए जो एक्चुअली देखा जाए कि अच्छे नहीं है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो शायद एकदम उनके नर्व्स कूल नहीं रह पाते। अब आप इस पॉइंट और उस चक्कर में सर वो आगे के क्वेश्चन भी गलत करते थे, तो उनको आते थे। एग्जैक्टली। अब इस चीज के लिए कोई दवाई नहीं बनी, इस चीज के लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता, इस चीज के लिए कोई क्लास भी नहीं लगती। इस चीज की एक ही तरीका है, फॉलो द फियर। करना ही पड़ेगा, जब तक लड़ेंगे नहीं तब। आपको मालूम है कि अंधेरे में भूत है, तो ये इसका दुनिया में कोई उपचार नहीं है सिवाय इसके कि उसमें जाकर देख लो, वहां कुछ नहीं है, नहीं है। क्योंकि ये मन का भ्रम है। तो जब तक आप उसे करके नहीं देख लेते, टेस्ट में आप 2 बार फियर आएगा, 3 बार आएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार डरना नहीं है, पेपर करना है अच्छे से। ये जो आदत बनती है ना, आप मान के चलिए कि ये बच्चे को उस दिन बहुत काम आती है। बच्चे ज्यादातर टेस्ट अवॉइड करना चाहते हैं। वो अच्छा, एक और बात है पंकज सर, आपने नोटिस किया होगा बच्चा परसेप्शन बना लेता है। हमारे पास ये बहुत नॉर्मल सी, आपके पास भी ऐसा आता होगा कि बच्चे के नंबर कम आए, सर मैं बहुत कमजोर हूं। शायद नंबर कम आना
क्या परसेप्शन बना लेना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, नहीं सर, क्योंकि शायद उस दिन उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का वो पोर्शन जो पूछा गया वो आपको नहीं मालूम था, ना कि अब आगे नहीं आएगा और ना कि अब और भी नहीं आता है। वो कुछ टेस्ट के बेसिस पर अपना परसेप्शन बना लेता है। मतलब आपके इतने कैरियर में, मेरे इतने कैरियर में, मैं दसियों ऐसे एग्जाम्पल्स देखा जिन्होंने शुरू में बहुत बेकार परफॉर्म किया था, स्लोली ग्रो करे और वो स्टीडी ग्रो करते गए और फिर वो जहां टिक गए ना वहां से हिले नहीं। एक बार वहां मेंटेन कर लिया उन्होंने, अपना एक पीक मेंटेन कर लिया। यहाँ पहुंच गए तो यहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पहुंच गए तो यहीं लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि कभी टेस्ट फोबिया जैसी चीज हमारे सामने नहीं होनी चाहिए और इसका एक ही तरीका है कि आप टेस्ट दीजिए। आपके नंबर क्या आते हैं मैटर नहीं करता, आप टेस्ट देते हैं ये मैटर करता है। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें आप उस चीज को, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कैसे सीखें? आप बताओ, कोई क्वेश्चन करता है वो ये सोच ले कि मैं इसे नहीं करूंगा तो होगा कैसे? कोई दूसरा तरीका बताओ। कुछ चीजें ऐसी हैं करने से ही आएंगी, तो टेस्ट तो फेस करना ही चाहिए। AITS का जहां तक दूसरा सवाल था आपका, मुझे ऐसा लगता है कि AITS खुद को कई बार जज करने का तरीका बजाय इसके ये देखो कि और लोग कैसा कर रहे हैं और हमारे लिए बेंचमार्क क्या है, उससे हमें थोड़ा और तैयारी करने का, अपने को प्रिपेयर करने का मौका मिलता है कि क्यों ना हम थोड़ा और इस जगह पर मतलब कहाँ काम करें कि हम थोड़े इतने मार्क्स बढ़ाएं, क्योंकि हमें यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, हमको एक बाउंड्री मिलती है। अब आज जैसे PW के एक बहुत बड़े नंबर में AITS हुआ, तो किसी बच्चे को ये मौका कहाँ मिलेगा इतने बच्चों के बीच बैठकर खुद को ये बताए कि देखो यहाँ मेरे को कमी है, क्यों ना ये फेस किया जाए, क्यों ना यहाँ और तैयारी की जाए। अपने टीचर से मिलेगा, अपने से सोचेगा, बैठ के अपने सब्जेक्ट पर काम करेगा। तो AITS तो मतलब खूब लंबी प्रिपरेशन के बाद, वैसे भी इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती, पर एक लंबी तैयारी के बाद AITS को बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करना चाहिए। बेंचमार्क है वो एक, बिल्कुल उसको समझ, बिल्कुल वो आपके लिए एक आइडिया देता है कि हम देखो यहाँ हैं और मुझे यहाँ जाना है, तो आपको अपनी डिस्टेंस का आइडिया लगता है कि मेरे को और कितनी स्पीड बढ़ानी है। आपके रास्ते से वो पत्थर हटा दिए जाए ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कितने माइल्स बचा है आपकी डेस्टिनेशन जाने में। बेसिकली मतलब इन्वॉल्वमेंट का खेल है, हर चीज में आपको इन्वॉल्व होना है। सीधी बात, AITS हो, टेस्ट हो, आपकी थ्योरी हो, बिना नेगेटिविटी के। ये वो चीजें हैं जिसमें हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, आप इन्वॉल्व हो जाइए। ये प्रोसेस ऐसी है जिसमें फायदा हो ही जाएगा, मान के चलो इसमें इन्वॉल्व होना ही फायदे का सौदा है। मतलब इसमें कुछ ऐसा सोचने का नहीं है, सही है, इसमें सोचने का बिल्कुल नहीं है, बस चलने का है। ये कुछ रास्ते ऐसे बस चलते जाइए। आप देखिए आपको उनके रिजल्ट्स खुद ही सामने आते हैं। जी सर। आप इतने लंबे कैरियर में किसी बच्चे ने अगर बहुत ज्यादा टेस्ट दिए हो, आप बताओ ऐसा बच्चा जिसने बहुत टेस्ट दिए हो क्यों नहीं वो अच्छा करेगा? हमेशा मैंने देखा है जितने बच्चे जब बहुत ज्यादा टेस्ट देते हैं फाइनली वो अच्छा करने करते हैं सर, अच्छा करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों से, भाई टेस्ट आपकी जरूरत है, इस कंपटीशन की मांग है। एक दिन वो टेस्ट देना है, उसके लिए तैयारी भी टेस्ट बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तब जाके वो एक टेस्ट में एक्सेल कर पाएंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया बताया आपने। एक बहुत मतलब मैं कहूंगा ऐसा सवाल जो हर बच्चे की समस्या है, बैकलॉग। बैकलॉग सर बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिससे कोई बचता नहीं है, कोई उसमें से निकल जाता है, कोई उसमें फंस जाता है। तो जो बच्चे अभी बैकलॉग में फंसे हुए हैं, सर आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बैकलॉग कैसे क्लियर किया जाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने रास्ते में चल रहे हैं और हमको मंजिल का ख्याल आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब है हम सही नहीं चल रहे हैं। अगर मंजिल का ख्याल बिना आए हम रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब हम बहुत सही रास्ते पर हैं। जब जब हम ये सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसका रिमार्क तो होना चाहिए कि हमारा क्या नहीं हुआ, पर ये हमारी सोच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पहली बात, कोई चीज अगर बची है तो वो बची नहीं है, आप यूं मान लीजिए ये भी करनी है। जैसे आपका सिलेबस 10 चैप्टर बचा हो तो आप खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे 10 चैप्टर बचे हैं। लेकिन अगर आपके पीछे के 2 बचे हैं तो आप बहुत ही टेंशन में आकर बोलते हैं मेरे 2 बैकलॉग में हैं। अच्छा ये 10 भी तो बैकलॉग जैसा ही है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। और खास बात, वो अभी पढ़ाया जाना बाकी है और ये आप पढ़ चुके हो, बस आपने नहीं पढ़ा, बस आपने नहीं पढ़ा। बच्चा इसे करके बैठता है और इसकी तैयारी नहीं होती, पर वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है ये मुझे आता है। और जो 2 चैप्टर छोटे से उसने छोड़ रखे हैं, उस बैकलॉग को लेकर वो हमेशा टेंशन में रहता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैकलॉग किसी भी बच्चे का इतना बड़ा नहीं होता है कि जितना वो टेंशन लेता है। अगर वो बैकलॉग को
पार्ट में तोड़ तोड़ कर रिकवर करें। जरूरी नहीं, देखो कभी भी ये मत सोचो कि कोई चीज सडन हो जाएगी। हाँ। या ऐसा दुनिया में कोई तरीका बना नहीं है कि हम काम करने चलें। अगर उस काम के लिए इस जर्नी में 10 घंटे लगने हैं तो आप 9 घंटे कर सकते हैं, 8 घंटे कर सकते हैं, पर आप 2 घंटे नहीं कर सकते। ऐसे ही अपनी पढ़ाई है, अगर आपको उस 2 चैप्टर में 25 घंटे लगने हैं तो ये 25 घंटे चुराने होंगे, 25 से कम में ये काम नहीं होना है। तो चुराना सीखिए, 25 कहां से चुराए जाएं। दूसरी बात, कभी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये अचानक कवर होगा। ये धीमे धीमे कवर हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो 10 चैप्टर आपके पूरे होंगे बचे हुए, तब तक ये इनको 10 बार मौका मिलेगा करने का आपको। तो इनको लेकर टेंशन की बजाय बैकलॉग वही लोग पूरा कर पाते हैं जो नया बैकलॉग क्रिएट नहीं करते। उनका बैकलॉग हमेशा खत्म होता है, और जो बैकलॉग कवर करने के लिए नया बैकलॉग क्रिएट करते हैं उनके बैकलॉग्स बढ़ते हैं। फिर वो बैकलॉग की तरह ही चलती रहती है उनकी। दुनिया का सबसे बड़ा रूल है बैकलॉग पूरा करने वाले का, नो न्यू बैकलॉग शुड बी क्रिएटेड। आगे का ऐसा पकड़ के रखो कि पलट के देखना भी ना पड़े, तो फिर आपको इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा। और अगर आपने आगे भी बैकलॉग जैसी सिचुएशंस बना ली तो यूं मान लीजिए कि फिर इसको रिकवर करने के लिए बहुत समय लगेगा। सो डोंट क्रिएट न्यू बैकलॉग। बैकलॉग के लिए आपको समय मिलेगा। दूसरी बात, पैनिक मत होइए, बहुत समय है। वो जब 2 टॉपिक पढ़ने बैठोगे, आप एक बात बताओ, मैं हर बच्चे से भी ये सवाल पूछता हूं, आप एक बात बताइए कि एग्जाम से कितने समय पहले बच्चा पूरा रिवाइज कर लेता है? बहुत थोड़े समय में। तो जब वो उतने थोड़े समय में इतने टॉपिक्स पढ़ सकता है, तो अगर दिल लगाकर बैठेगा तो वो 2 टॉपिक उस बस समय तो अलग अलग टाइप की इंद्रियां खुल जाती हैं बच्चों की, अलग है उनका हाथ निकल आते हैं, 4 सर हो जाते हैं। मतलब उनके साथ ऐसी स्थिति उस समय होती है कि उनका कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल होता है सर उस टाइम पे। उनको कोई ख्याल नहीं आएगा। मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि 10th की एग्जाम के एग्जाम से एक दिन पहले का दिन बताओ कैसा था। बोले पता ही नहीं कैसा था, बस गायब हो गया। और उस दिन ये किताब पलटी तो पन्ने के पन्ने याद हैं। लेफ्ट में रेड कलर की हेडिंग लिखी थी, उसको एग्जाम में ये तक याद आता है। तो सोचो उसका कंसंट्रेशन उस समय कितना अच्छा होता है। तो डोंट वरी अबाउट बैकलॉग, बस नया बैकलॉग होने मत दो। पुराना कवर करने के 10 मौके मिलेंगे। वो क्रिकेट में नहीं होता, रन रेट इतना चाहिए, उससे कम मत करो। जो पीछे का बढ़ा हुआ है उसको आगे के किसी भी ओवर में मौका जरूर मिलता है कवर करने का। कोई ना कोई ऐसा बॉलर आएगा तो कोई ना कभी ऐसा मौका मिलता है, कवर हो जाता है। सबसे पहले तो अपना नया बैकलॉग क्रिएट होने से बचाओ, और इसको थोड़ा थोड़ा करके कवर करो। कभी मत सोचो एकदम से कवर करना है। डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है। सर बहुत बढ़िया बताया आपने। एक और बच्चों का सवाल रहता है कि जैसे एग्जाम बहुत पास आने वाला है ना, तो इस समय मतलब बहुत भयंकर परेशान हो जाते हैं बच्चे, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग तो ये भी विचार बना लेते हैं कि चलो अब इस साल नहीं तो अब अगले साल करते हैं, जबकि उनके पास अभी भी टाइम रहता है कि वो कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को सर क्या सजेस्ट करेंगे जो एकदम डिमोटिवेटेड हैं अभी, जिनको लग रहा है कि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिमोटिवेशन है ना, ये हमारे दिमाग की नेगेटिविटी, उसकी उपज है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में नहीं है। जैसे आप पूरी तैयारी करें और आपका ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती ही है, और आप कम तैयारी करें और आपका हो जाए, इसकी भी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। सही बात है। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिविटी हमारे खुद के दिमाग की होती है, पहली बात। और इसका एक ही काम होता है, अगर नेगेटिविटी आई है तो नुकसान करके जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए हैं तो आप निश्चित और नया नुकसान कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं, आप अपनी खुद ही इफिशिएंसी घटा लेते हैं। सही बात। तो अगर नेगेटिविटी से बचना है तो एक मूल मंत्र है, ये भूल जाओ कि क्या होगा, ये याद रखो कि आज क्या करूं, सिर्फ आज पे जियो, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। वो नेगेटिविटी तब आती है जब हर बार ध्यान जाता है कि मेरा एक दिन नीट का पेपर होगा, मेरा एक दिन जेई का पेपर होगा, मेरा भी बहुत उस दिन मेरा क्या होगा। इधर की नेगेटिविटी उससे रिलेट करते हैं बच्चे। मुझे कभी भी नहीं लगता कि जब अगर आपका ख्याल वहां से हट जाए कि मेरा क्या होगा, आपके दिमाग की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दुनिया में सारे लोग वही परेशान हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा कल क्या होगा। दुनिया में सबसे मस्त वही जी रहा है जो आज जी रहा है। सही है। अगर बच्चा आज दिल लगा के पूरा अच्छा दिन निकाल देना, उसको नेगेटिविटी का टाइम नहीं है, अगला दिन अच्छा निकाल जाए, पॉजिटिविटी भरने लगती है क्योंकि काम हो रहा है।
वैसे में क्या होता है, नेगेटिविटी है और काम भी रुका हुआ है, तो आपकी और नेगेटिविटी बढ़ती है जी। तो नेगेटिविटी का तोड़ एक ही है, सोचना बंद करो क्या होगा, सोचना बंद करो मेरा क्या बचा है, सिर्फ करना शुरू करो। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही तरीका है, गो विद द फ्लो। आप सिर्फ फ्लो के साथ जाइए। आपका एग्जाम है, आपके पास ये समय है, आपकी ये किताबें हैं, आपके अपनी मेहनत है, आपकी ये नोट्स हैं, बस ऐसा जुट जाओ जैसे पागल जुटते हैं, बस भूल जाओ, दुनिया भूल जाओ। और सर ऐसा कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद आपको यही दिन याद आते हैं, लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, हाँ, है ना, लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखो यार मैं उस समय बहुत डर गया था, लेकिन फिर मैंने ध्यान हटा लिया और फिर मैं इस तरीके से लगने लगा। लेकिन सोचो कि ये एग्जाम्पल उस समय देने में कितना अच्छा लगता है, आज इसे फेस करने में कितना मुश्किल होता है। तो मुझे तो लगता है वैसे भी ये सब चीजें कभी दिमाग पर हावी मत होने दो कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि नहीं हुआ तो कुछ और इससे बेहतर होगा। मैं तो बच्चों को क्लास में एक डायलॉग बोलता हूँ, गलती से अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने तो इसका मतलब है तेरी किस्मत में आईएएस बनना लिखा है, क्योंकि सही। और अगर गलती से आप आईएएस नहीं बने, वहां भी कुछ हुआ, तो फिर तेरी किस्मत में नेता बनना लिखा है, क्योंकि लंबे समय के एफर्ट्स कुछ और बड़े रिजल्ट्स देते हैं, सही बात, हमेशा। तो आप जो सीख रहे होते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता, आपका अनुभव आपके काम आता है। तो खैर ये एक मजाक का जुमला था, लेकिन सच बात यही है कि नेगेटिविटी से बाहर आओ, और उसका एक ही तरीका है, सोचना बंद करो क्या होगा, क्या ही होगा, दो ही बातें हैं, हो जाएगा या नहीं होगा, और ये उसी दिन पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। उससे पहले बाद देख लेंगे क्या करना है, और ये दिन आता ही नहीं जो ये नहीं सोचते हैं। आप देखो ना कितने बच्चे, और मैं तो ये भी देखा हूँ कि जिनका नहीं भी हुआ है उन बच्चों ने तो और भी अच्छा किया है। तो जिंदगी यहाँ नहीं रुकती। हाँ ठीक है, रोज की लड़ाई है, जीतना है, ये बहुत अच्छी बात है, पर इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप तो दिल लगा के काम करो, इसी के लिए हम आए हैं। भाई पिताजी ने ये कह के तो नहीं भेजा है ना कि डॉक्टर नहीं बन के आए तो घर मत आना। पिताजी ने यही बोला, और हर पिताजी, हर घर वाला सिर्फ यही बोलता है कि बेटा मेहनत करना। कितना सिंपल सी बात बोलकर भेजता है, प्रेशर तो हम लेते हैं। सही बात है सर। तो इस तरीके से हमको मतलब अपनी नेगेटिविटी खत्म करने का हमें तो एक ही तरीका समझ आता है कि रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करो। सर कुछ बच्चों का एक ऐसा सवाल भी था कि सर कैसे पढ़ें, मतलब पढ़ाई का क्या मोड होना चाहिए, थ्योरी ज्यादा पढ़ें, क्वेश्चन ज्यादा लगाएं, किस टाइम ज्यादा पढ़ना चाहिए? देखो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब थोड़ा परसेप्शनल भी है। मैं क्या मानता हूं मैं वो बताता हूं, मे बी किसी और का मानना और हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी इनिशियल स्टेज पर आपको एक बार पढ़ा दी गई। ये बच्चों को बड़ा एक थ्योरेटिकल पॉइंट रहता है कि थ्योरी बार बार पढ़ते रहें। थ्योरी एक बार समझ आ जाती है ना, तो फिर उसके एप्लीकेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो थ्योरी को रीसेटल करता है। एक होती है थ्योरी को सुनना और एक होता है थ्योरी को अप्लाई करना। एक्चुअली हम थ्योरी पढ़ते रहते हैं और अप्लाई करने में मात खाते हैं, फिर हम फिर थ्योरी पढ़ने लगते हैं। उसको अप्लाई करे बिना, आपको कार चलाने के लिए बता दिया ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, थ्योरी पढ़ ली, 10 बार भी रिवाइज कर लीजिए, सड़क पर चलाते समय गाड़ी बंद जरूर होगी आपसे। बिल्कुल। क्यों बंद हुई भाई? अगर ऐसा नहीं होता तो थ्योरी पढ़ते नहीं, 10 बार आप याद कर लीजिए, आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब आप सड़क पे उतरोगे तो रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी। प्रॉब्लम्स करने से क्या पढ़ने में गलती करते हैं, क्या हमको स्पीड स्लो है, क्या हम कैलकुलेशन फोबिक हैं, ऐसी बहुत सी चीजें निकल के आएंगी जो आप तभी समझ पाओगे। तो मेरा तो पर्सनली मानना है, वंस यू हैव बीन टॉट थ्योरी, once you understood it, go for the number of problems. आपके पास जो भी समय अलाउ करता है, आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस भी उन्हीं लोगों की सक्सेस होती है जो हर क्वेश्चन से अगर कुछ सीखा, जो बन गए वो तो ठीक, जो नहीं बने तो आपको कुछ सीख देके जाते हैं सवाल। वो आपकी अब नई थ्योरी बननी चाहिए। आपकी कॉपी में वो लिखा होना चाहिए कि ऐसे सवालों को ऐसे बनाते हैं। अगर आप क्वेश्चन से भी थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं, वही असली थ्योरी है। एक्चुअल में वही असली थ्योरी है। मतलब वो जो सिखाती है और वो जो एप्लीकेशन में माहिर बनाती है, वैसा पहली वाली थ्योरी नहीं बनाती है। पहली वाली थ्योरी सिखाने के लिए आपने लड़के सीखी है, ये लड़के सीखे। एक्चुअली ये जो सीखी सच बात है, ये लड़के सीखी, और इसको अप्लाई करने में आपका अपना हाथ बहुत साफ होता है, क्योंकि ये आपकी थ्योरी है, इसको आपने अप्लाई किया है। तो मेरा तो मानना यह है, एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद नंबर ऑफ प्रॉब्लम से गुजरना चाहिए और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम से गुजरना चाहिए।
कि एक जैसी प्रॉब्लम 10 लगाते बैठे हाँ। की बजाय, उसमें मजा बहुत आता है। हाँ, बस तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें लगेगा कि मेरे से बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस एक जैसी हाँ। प्रॉब्लम की करनी चाहिए, स्पीड मेंटेन होती है, हाँ। लेकिन फिर एक लिमिट से ज्यादा उनका मतलब नहीं होता है कि कई बार बच्चे सर ऐसा भी करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही पढ़ते रहते हैं। पर वही है कि ये डिसीजन लेना तो बहुत जरूरी होता है कि क्या अच्छा है, क्या सही है। क्या सही है। दवाई मीठी है तो भी खानी है, और दवाई कड़वी है तो भी खानी, क्योंकि वो सही है। सही है। अच्छी और सही में फर्क है। कई बार अच्छा सही होता है, पर सही हमेशा अच्छा होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार हमारी बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, हाँ। क्योंकि हम कड़वा बोल देते हैं उनके सामने, हम उन्हें कई बार आईना दिखा देते हैं, तो शायद उन्हें लगता है कि सर ने ऐसा बोला, पर उन्हें कौन बताए कि ये गलती है आपकी? किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा ना। सही बात। तो सच बात यही है कि मेरा तो यही मानना है कि भाई इस चीज से आप बाहर आ जाओ कि हमसे सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। गो विद द एक्सपीरियंस जो आपने पीछे से पढ़ा, थ्योरी से, अपने जो भी क्वेश्चन से आपने थ्योरी बनाई है, आप उसे अप्लाई करो, आप उसको अप्लाई करके अपनी थ्योरी बनाकर याद रखो, क्योंकि वो वाली थ्योरी जो पहली बार पढ़ ली उसको बार बार पढ़ना तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा काम का होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो बच्चों, सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई, बैकलॉग बताया कैसे क्लियर करना है, टेस्ट का इंपॉर्टेंस बताया, और कुछ सर ने तरीके बताए कि किस तरीके से आप एक्सेल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप अपनी जिंदगी में इसको अमल करें और वही करें जो सर ने बोला है। कोशिश करें, रिजल्ट के बारे में चिंता ना करें कि रिजल्ट क्या आ रहा है। हाँ, रिजल्ट तो आएगा। हाँ। अपने आप आएगा जी। तो मिलते हैं फिर बेटा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।